लोग गायब दिख रहे हैं। ठंड बढ़ गई क्या? तुम अलग नहीं मान रहे हो हैं? खतरों के खिलाड़ी। चलो महेश, फैन वगैरह बंद करो सारे। कोई भी फैन नहीं चलेगा। सुबह सुबह लिटिल लिटिल जरूरी होता है। चलिए, तो हम लोग पहुंच गए थे कहां तक? टाइफॉइड हमने देख लिया था। देखा था कि नहीं? पढ़ के तो आए नहीं होगे? आए हो? चलो, कल कुछ समझ में आया है? आया है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। कितने आए टोटल नंबर टेस्ट में? 630। कम हो गए। 620 बहुत ही कम हो गए। अगला, कितने रोग हो गए थे? 2। बैक्टीरियल में 2 रोग हो गए थे। तीसरा लिखो। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है, ये भी बैक्टीरियल रोग है। और किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है, हाँ, क्या नाम है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। क्या नाम है? हाँ, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र में श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है। किसको करता है? तो लिख लो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, ब्रैकेट में लिखना, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग। तो फैलेगा कैसे भाई? आछू, है ना? फैलेगा कैसे? वही श्वसन बूंदों के माध्यम से खांसने और छींकने। तो लिख लो कि इसका संक्रमण श्वसन बूंदों के माध्यम से, इसका संक्रमण श्वसन बूंदों के माध्यम से खांसने और छींकने से फैलता है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बैक्टीरिया देखने में चाइनीज लेटर्स के जैसा दिखाई देता है। जैसे चाइना का जो लिपि है, जो लिखने में नहीं उल्टा सीधा शब्द जो दिखता है अजीब टाइप का, वैसा ही देखने में ये दिखाई देता है। तो लिख लो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर ये बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये बैक्टीरिया चाइनीज अक्षरों के समान, अच्छा, इसकी वजह से हो रहा है।
अब ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखने पर यह बैक्टीरिया चाइनीज अक्षरों के समान दिखाई देता है। चाइनीज अक्षरों के समान दिखाई देता है। लक्षण क्या आएगा भाई इसमें? तो लक्षण में सांस लेने में कठिनाई होती है और बुखार, तेज बुखार पाया जाता है। तो लिख लो, लक्षण सांस लेने में कठिनाई, कॉमा तेज बुखार, घुटन, सांस लेने में कठिनाई होगी तो सफोकेशन होता है, तेज बुखार, कॉमा घुटन इत्यादि लक्षण के रूप में, घुटन इत्यादि लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी एक जांच होती है, बड़ी फेमस टेस्ट है इसका। टेस्ट में लिखो शीक टेस्ट। शीक टेस्ट में लिखो शीक टेस्ट। ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है, जैसे मॉन्टॉक्स था वैसे ही शीक टेस्ट है। लिख लो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है, नाम है शीक टेस्ट। आगे बात करें तो वैक्सीन। वैक्सीन में दो प्रकार की वैक्सीन है। एक है एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें निष्क्रिय पैथोजन उपस्थित होते हैं, और एक है सीरम वैक्सीन, जिसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है। तो वैक्सीन में पहला लिख लो डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या है? 3 रोगों में इस्तेमाल होता है, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस, इसलिए इसका नाम पड़ा डीपीटी। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुएसिस और टी फॉर टेटनस। कैसा वैक्सीन है? एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसमें निष्क्रिय पैथोजन उपस्थित होते हैं। एटीन्यूएटेड वैक्सीन जिसमें निष्क्रिय पैथोजन उपस्थित होते हैं। ये संक्रमण से पहले दिया जाता है। जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है इन्हें कब दिया जाता है? संक्रमण से पहले, बचाव के लिए। दूसरा सीरम वैक्सीन या एंटी सीरम बोलते हैं, एंटी डिप्थीरियल सीरम। याद आ रहा है कि भूल गए? एंटी डिप्थीरियल सीरम ये संक्रमण के बाद देते हैं इलाज के लिए। तो पहली वैक्सीन का इस्तेमाल होता है बचाव के लिए, क्योंकि उसमें निष्क्रिय पैथोजन होते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षा विकसित कराते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है वो एंटी सीरम वैक्सीन है, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी है, और इसका उपयोग संक्रमण के बाद इलाज के लिए किया जाता है। उपचार में लिख लो सूटेबल एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट, माइक परेशान कर रहा है आज। कॉलर पे फिर आवाज सही नहीं आती है। देखते हैं एक आध कोशिश और। ठीक है, कम है। ठीक है, उपचार में लिख लो सूटेबल एंटीबायोटिक्स। सूटेबल एंटीबायोटिक्स। ये हो गया रोग कौन सा?
डिप्थीरिया। अगले रोग पे आते हैं, पर्टुएसिस। अगला रोग है पर्टुएसिस। पर्टुएसिस को गलघोटू भी कहा जाता है हिंदी में। क्या बोलते हैं? किसकी बॉटल है ये? बाल बाल बचाने बताओ है? नहीं तो अभी तो मैं बह गया होता। इतना पानी कोई बॉटल में भरता है रे? बाढ़ आते आते बची है अभी, बताओ। निचले इलाकों में आ भी गई है, ऊपरी इलाके अभी बचे हुए। चलो ठीक है। बॉटल वॉटल तुम लोग बैग में रखा करो, है ना? ये जो स्टील के घड़े लेके बैठे हो ना तुम लोग, घड़े सामने देख, कितना इतना बड़ा टेबल पे रखा है। रात को ही पैक बना लिया था, क्लास में लिटिल लिटिल चलता रहेगा। ये देखो, मतलब ये बैग में रखो ये सब। किसकी बॉटल? मैं बॉटल रखवा दूंगा बाहर। ऐसे पढ़ा रहे थे, भड़ाक से आवाज आती है, स्टील की बॉटल। अपने घड़े सही सलामत रखो तुम लोग, ना इस पे टेबल पे बॉटल नहीं रखिए। बैग में बना हुआ है जगह बॉटल रखने के लिए। बैग ही नहीं है, पी लो, पी के खत्म कर लो। तुम्हारे जीवन में बोतल नहीं है? खुल गया होगा। नहीं नहीं, शाम को कितने रोग हो गए? 3। पर्टुएसिस को वूपिंग कफ भी कहा जाता है। वूपिंग कफ या गलघोटू, वूपिंग कफ भी कहा जाता है। नहीं, गलघोटू डिप्थीरिया को बोलते हैं यार। रुको तो, नहीं, गलघोटू डिप्थीरिया को बोलते हैं। गलघोटू, हाँ, इसको कट करो, डिप्थीरिया में लिखो। दोनों में बहुत कुछ समानता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये जो है, इसमें बलगम बहुत ज्यादा बनता है। कफ, बलगम होता है ना, स्पूटम पढ़ा था कल, तो बलगम बहुत ज्यादा बनता है, कफ बहुत ज्यादा बनता है, इसीलिए इसका नाम है वूपिंग कफ। और लंबे समय तक बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। ऐसा नहीं 100 दिन तक बनेगा, कसम खा के आया है। लंबे समय तक बनता है, 2-3 महीने तक बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा 100 डे कफ। इसका संक्रमक पैथोजन कौन है? पैथोजन कौन बताएगा? हाँ विकास, पैथोजन का नाम बताओ। अभी मारूंगा सारा, विकास रुक जाएगा तुम्हारा। बताओ पैथोजन का नाम। बॉर्डेटेला पर्टुएसिस।
बॉर्डेटेला पर्टुएसिस, ये भी श्वसन मार्ग को संक्रमित करने वाला रोग है। लिख लो अगला पॉइंट। ये भी श्वसन मार्ग को संक्रमित करने वाला रोग है, जिसका संक्रमण श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। जिसका संक्रमण श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। तो ये याद रखना, ये श्वसन मार्ग को प्रभावित कर रहा है, ना कि फेफड़ों को। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों को प्रभावित कर रहा था, डिप्थीरिया श्वसन मार्ग को प्रभावित कर रहा था, ये भी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। लिख लो कि संक्रमण से अधिक मात्रा में बलगम या कफ का स्त्राव होता है। संक्रमण से अधिक मात्रा में बलगम या कफ का स्त्राव होता है। बलगम या कफ का स्त्राव होता है तथा ये स्त्राव लंबे समय तक पाया जाता है। ये स्त्राव लंबे समय तक पाया जाता है। ठीक है, यही इसका लक्षण है। वैक्सीन लिख लो कौन सा है, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन उपचार सुटेबल एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन उपचार सुटेबल एंटीबायोटिक। सुटेबल एंटीबायोटिक। सुटेबल एंटीबायोटिक इसलिए बोलते हैं ना, उसके दो कारण हैं। कभी भी एंटीबायोटिक का जो प्रकार होता है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस विकसित होता है, प्रतिरोध विकसित होता है। तो कोई एक एंटीबायोटिक नहीं है जो एक ही प्रजाति के सभी बैक्टीरिया पर काम करे। अलग अलग स्ट्रेन पर अलग अलग एंटीबायोटिक काम करेगी। जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर तभी देता है अगर आप गए डॉक्टर के पास, एक बात समझना, आप डॉक्टर के पास गए, बोले तबीयत खराब है, उसने एक एंटीबायोटिक लिख दी, वो तुक्का लगाया है, देख लेते हैं काम करेगी कि नहीं। कर गई तो ठीक है, नहीं करेगी 2 दिन बाद बदल देंगे। तो इसलिए ये है ना कि एक एंटीबायोटिक सभी पे काम करे, ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि जैसे ही एंटीबायोटिक से संपर्क होता है बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकसित होता है, रेजिस्टेंस विकसित होता है। और अगर एक समय तक अगर बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक का संपर्क है तो बैक्टीरिया उससे प्रतिरोध विकसित कर लेता है, फिर वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। आगे भी एक जगह यूज होगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो। नाम क्या बेटा? सलोनी है यहां पर बच्ची। सलोनी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दिया ए, बोले इसको 5 दिन तक खाना। सलोनी ने 2 दिन खाया, ठीक हो गई। बोली डॉक्टर चोर है,
हम तो 2 दिन में ठीक हो गए, 5 दिन का दवाई लिखा है, तो 2 दिन में ये ठीक हो गई। क्लास में आई, आज छू, बगल में बैठी, नाम क्या बेटा? राशि। 2 दिन बाद संक्रमण पहुंचा किसको? राशि को, उसकी भी तबीयत खराब। अब हुआ क्या है कि जब 2 दिन का एक्सपोजर उस बैक्टीरिया को मिला था, ए एंटीबायोटिक का पूरा नहीं मिला, 5 दिन का कोर्स था, तो उस बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकसित हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि दुश्मन को मारो तो पूरी तरह मारो, आधा मत छोड़ो। इसने आधे पे छोड़ दिया, अब उसने प्रतिरोध विकसित कर लिया, और वो जो प्रतिरोधी स्ट्रेन है वो पहुंच गया किसमें? जिसको एंटीबायोटिक का एक्सपोजर मिल चुका है। इसकी तबीयत खराब हुई, ये गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर इसे दिया ए एंटीबायोटिक। क्या काम करेगा? क्योंकि उसमें प्रतिरोध विकसित हो चुका है। 2 दिन दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, बदल देते हैं। उसने दिया बी एंटीबायोटिक, बोले 5 दिन खाना। इसने भी 2 दिन खाया, ठीक हो गई। ये भी बोली डॉक्टर चोर। बताओ, हफ्ता भर का दवाई दिया, हम 2 दिन में ठीक हो गए। अब बगल में बैठी मानसी, मानसी की तबीयत खराब हुई, जिस बैक्टीरिया को प्रतिरोध मिल चुका है किसका? ए और बी दोनों का। मानसी की तबीयत खराब, मानसी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दिया ए एंटीबायोटिक, 2 दिन के लिए काम करेगा? बोले नहीं काम कर रहा। अच्छा ठीक है, बदल देते हैं, बी देते हैं, बी काम करेगा? नहीं। फिर बोला अच्छा ठीक है, तीसरा दिया सी, बोले 5 दिन खाना। इसने भी 2 दिन खाया, ठीक हो गई। बोली डॉक्टर चोर है। बताओ, हफ्ता भर का दवाई दिया। अब बगल में ही बैठे हैं, वो संक्रमण लौट के सलोनी के पास वापिस आया। 1 आध 2 महीने बाद फिर सलोनी बीमार पड़ गई। तो सलोनी को याद आया कि 3 दिन का दवाई बचा था। क्यों दिखाएं डॉक्टर को, क्यों दोबारा से उसको पैसा दें? वही तबीयत खराब हुई है, 5 दिन का दवाई दिया था, वही चोर डॉक्टर 2 दिन का खा लिए, 3 दिन का बचा है। तो सलोनी ने फिर वही लिया ए एंटीबायोटिक। क्या काम करेगा? करेगा क्या? नहीं किया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बी दिया, काम करेगा? बी के बाद डॉक्टर ने सी दिया, काम करेगा? डी देने की नौबत ही नहीं है। इसीलिए जब डॉक्टर कोई दवाई दे, बोले इसको 5 दिन खाना है, तो 5 दिन उसका कोर्स होता है। उस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत घट जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, बहुत घट जाती है। इसलिए दवाइयों का कोर्स होता है। और जो ऐसी दवाइयां होती हैं उनके पीछे आप देखोगे ना, पत्ते के पीछे एक लाल रंग की पट्टी बनी होती है। तो जो भी दवाइयां ऐसी हो जिनके पीछे लाल रंग की पट्टी बनी हो, उन दवाइयों को पहली बार बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर ने उसका कोर्स डिसाइड किया है तो वो कोर्स कंप्लीट करना, बीच में नहीं छोड़ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए सूटेबल एंटीबायोटिक इसलिए बोला क्योंकि अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा है। अब एक और बात आती है, एक बड़ा हम लोग देखते हैं कि कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर होता है जो सीधे दवाई लिख देता है, और एक डॉक्टर होता है कहता है जांच कराओ, जांच 2-3 जांच लिख देता है। जो सीधे दवाई लिख रहा है वो क्या कर रहा है?
अंधेरे में आंख बंद करके लग गया तो ठीक, क्योंकि वो इस स्थिति में है, वो डॉक्टर इस स्थिति में चल रहा है। और जो जांच लिखता है, जैसे किसी की तबीयत खराब हो तो बोला अच्छा ठीक है आपका तबीयत खराब है, अभी मैं एक दवा लिख दे रहा हूं 2 दिन के लिए, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक 2 दिन के लिए एक अपनी जांच करा लो। जांच से क्या होता है, कल्चर टेस्ट होता है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं उसको। उसमें आपका सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को लैब में ग्रो कराया जाता है और उस पर 10, 12, 15 तरह के एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और तब ये बात समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन कौन सी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। जब वो जांच रिपोर्ट आ जाती है तो पता चलता है कि 20 एक एंटीबॉडी थी, 8-10 उस पर निष्क्रिय थी और 12 एक उस पर काम कर रही है, तो फिर वो डॉक्टर जो काम कर रही है वो वाली एंटीबायोटिक देगा। इसी को बोलते हैं सुटेबल एंटीबायोटिक। सुटेबल एंटीबायोटिक तब कैसे पहुंचोगे, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, नहीं तो क्या करेंगे, हवा में तीर चला दें, लग गया तो ठीक। इसीलिए जो डॉक्टर 2-3 जांच लिखे तो मतलब वो ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखे तो सभी होते हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात कई बार ऐसी भी होती है कि कई बार इलाज पेशेंट की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब पेशेंट गया है मध्यम वर्गीय समाज से, उसको 10,000 का जांच लिख दोगे, न वो जांच कराएगा और न दोबारा तुम्हारे यहां आएगा। एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इलाज महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि पैसा देकर जो इलाज होता है महंगा इलाज अच्छा होता है। मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, मुझे मालूम है, तो मुझे समझ में आता है कि एक दवा जो 200 रुपए की आती है वो वैसा ही काम करेगी एक दवा जो 15 रुपए की आती है। डिपेंड ये करता है कि आपका जो पेशेंट है वो क्या अफोर्ड कर सकता है। भाई जो 15 रुपए वाली है वो थोड़ी, काम दोनों का सेम है, उसकी कंपनी फेमस नहीं है, उसका जो कंपनी का जो ब्रांड है वो फेमस नहीं, लेकिन दवा वो अच्छी है। और जो कंपनी की दवा महंगी है वो भाई ऐड करता है और सबको कमीशन बांटता है, तो वो दवा महंगी हो गई। तो दवा जो है वो मेडिसिन वेरी करती है और इलाज भी वैसे ही वेरी करता है कि आप कोई आया एक सामान्य व्यक्ति, उसको लिख दिए तुम 10,000 की जांच, कहेगा डॉक्टर तो इतना जांच लिख दिया। अच्छा एक और बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, जब प्रैक्टिस करोगे ना डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, कई लोग ऐसे आते हैं कहते डॉक्टर साहब इतना जांच लिखे थे कुछ निकला ही नहीं। उसमें भी अफसोस है कि कुछ निकल गया होता कोई बीमारी वगैरह तो राहत होती कि जांच का पैसा जो लगा है वो सफल हो गया। ऐसे कुछ लोग होते ना, अफसोस, बताओ इतना जांच कराए कुछ निकला ही नहीं। तुम्हारे ही परिवार में ऐसे लोग हैं, बता डॉक्टर है इतना जांच कराया कुछ नहीं निकला, अफसोस जताते हैं। अरे कुछ कैंसर वैंसर निकल जाता तो ही मानते हो कि हाँ पैसा हमारा सध गया। तो उनको समझाना पड़ता है कि अच्छा है नहीं निकला, अगर निकल जाता ना तो ज्यादा अफसोस होता, कम अफसोस से काम चला लो। ये सब बड़ी व्यवहारिक बातें हैं जो आप देखते हो। और मैं एक बात बता दूं, ऐसा
जैसे भोपाल में ही देखोगे, बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े अस्पताल लोगों ने बना रखे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े अस्पताल में इलाज अच्छा ही होता हो। भोपाल में ही 90% बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज अच्छा नहीं होता, नहीं होता। 10% में अच्छा होता है, क्योंकि वो बड़े अस्पताल हैं, वो वाकई में बड़े हैं। जैसे एम्स हो गया, हमीदिया हो गया, और मैं किसी का बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सरकारी संस्थाओं का ही प्रमोटर हूं। तो वहां पर वो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन बाकी जो 90% अस्पताल हैं, वो केवल बिल्डिंग बना दिए हैं, सुनसान, वो कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट बिजनेस। क्या है? हाँ, उनने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, सुनसान 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल बना दिया। एक दिन का बेड चार्ज 10,000 रुपए है, एक रूम का। 5 स्टार होटल का इतना नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल का होता है। क्यों? क्योंकि उनने 5 स्टार हॉस्पिटल बनाया है इलाज के लिए। 5 स्टार हॉस्पिटल बना, पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? पेशेंट देगा, और सरकार का जिसका इंश्योरेंस होगा वो देगा। तो वो कॉरपोरेट है, वो बिजनेस है, जिन्होंने 10 करोड़ लगाया है, 20 करोड़ लगाया है। मैं तो कई बता रहा हूं, यहीं पे अपने ही शहर में कई हॉस्पिटल ऐसे खुले हैं, 50-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो इस पे देखते हैं कि ये इतना इन्वेस्ट किया और इतना आना चाहिए। प्योर बिजनेस। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी वही चल रहा है। बड़ा सा बिल्डिंग ले लो, 5 स्टार सुविधा दो, सिलेक्शन हो चाहे, सुविधा 5 स्टार होनी चाहिए, फैसिलिटी। स्मार्ट बोर्ड हो, जिसमें से पेट भर के रेडिएशन निकले, आंख कमजोर हो जाए, बहुत सारी चीजें। क्योंकि वहां प्योर बिजनेस है, उनका एक इन्वेस्टमेंट है और उनको रिटर्न चाहिए। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो बिजनेस बंद। क्योंकि वो कोई परोपकार करने के लिए नहीं बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, वो लगाएंगे तो उनको प्रॉफिट चाहिए। जैसे बहुत से लोग, अच्छा वहां जाओगे फिर फीस भी वही है, 2 लाख 2.5 लाख, कौन देगा? तुम ही दोगे ना, जो जा रहे हैं। एक पेपर में ऐड, लोग जो ऐसे ना पेपर में देखा होगा, पेपर में ऐसा फुल पेज का ऐड डालते हैं। एक पेपर में ऐड 27 लाख का पड़ता है एक दिन का। तो 27 लाख देगा कौन? तुम ही दोगे, मतलब बच्चे ही देंगे। करोड़ों का बिल्डिंग है। पढ़ाई इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको भी बिजनेस बना दिया। जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन नहीं चलेगा ताला लग जाएगा, घर जाओ। ऐसा आज से नहीं बोल रहा हूं, 15 साल से तो देख ही रहा हूं। ऐसे आते हैं कई लोग, जैसे भोपाल में ही इसी जगह पे हर 2-4 साल में नए इंस्टीट्यूट खुलते हैं, 2-3 साल में बंद हो जाते। जो 4 साल 5 साल पहले जो था, अब उसका अस्तित्व नहीं है, और आज जो है 1-2 साल बाद उसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि वो बिजनेस मान के आते हैं कि वहां लगाओगे तो रिटर्न आएगा, जब नहीं आया तो ताला लग जाएगा। यही रीजन है। अभी तुम लोग, मैं किसी को ऐसा नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूं, अभी एक
कोविड के टाइम पे तुम लोगों ने देखा होगा, एक बाइजू नाम से एक चल रहा था कुछ, एडटेक है ना, बाइजू जो भी था। हाँ, जब तक वो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। जिस दिन वो बिजनेसमैन बने उनका डाउनफॉल शुरू। भाई 96,000 करोड़ की कंपनी, कितने हजार करोड़, 96,000 करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी, आज उसकी वैल्यूएशन 0 है। वो देश छोड़ के भाग गए हैं, यहां का सब उनका। और ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बोलते रहे हम ये एजुकेशन देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, मिनिमम अमाउंट में एजुकेशन देते हैं, दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो भी सेठ जी से मिला है उनको। इस साल का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे थे, 1260 करोड़ रुपए का लॉस है। कितना? 1200। मैं अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं, तुम लोग तो नहीं देखते हो, हम तो थोड़ा सा देखते हैं। कि नाम भी बता दे रहा हूं, फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट देखा है ना, 1 साल और चलेगा, ताला डलेगा। 2000 करोड़ रुपए उनके पास थे, उन्हें ऐड वैड किया। बच्चों का फायदा इसमें, बच्चों को पैसे फ्री, मिनिमम फीस में एजुकेशन मिल रही। इस साल का फाइनेंशियल लॉस 1260 करोड़। जब तक टीचर रहता है तब तक वो ग्रो करता है। जिस दिन टीचर बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन को चाहिए प्रॉफिट, तुम समाज सेवा और प्रॉफिट एक साथ नहीं कर सकते। 800 करोड़ रुपए और बचे हैं जहां तक मुझे, क्योंकि आप जब कंपनी हो ना तो आपको अपनी चीजें सामने रखनी पड़ती। 1 साल का खेल, और जब तक कोई और उसमें, लो भैया हम भी दे रहे हैं, तो इसलिए अरे ये सब ओपन, मैं ऐसे कोई मिथक बात नहीं कर रहा हूं, सब ओपन है, नेट पे है, इंटरनेट पे है, फाइनेंशियल जो डिटेल आती सब पे है। तो ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। जिस दिन तक टीचर, जब तक टीचर रहेगा वो ग्रो करेगा। जिस दिन टीचर बिजनेसमैन बना, क्योंकि टीचर पढ़ा सकता है, बिजनेस करना टीचर की बस की बात नहीं होती, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। और अपना ऐसा कुछ है नहीं, है क्या कुछ? अपन जहां हम मार्कर लेके बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, पढ़ने वाला पढ़ेगा, चाहे पेड़ के नीचे पढ़ाए चाहे बिल्डिंग में पढ़ाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूटेबल एंटीबायोटिक, अगला लिखो निमोनिया। अगला रोग आता है निमोनिया। निमोनिया तो सुना होगा, कोरोना भी एक तरह का निमोनिया था, मालूम है कि नहीं? निमोनिया इसका एक और नाम भी है, हाइड्रोथोरैक्स। निमोनिया ऑल्सो नोन एज, मतलब इसका और क्या नाम है, हाइड्रोथोरैक्स। किससे होता है भाई? 2 पैथोजन है। दो पैथोजन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोने और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ध्यान से सुनना,
दो पैथोजन है जिससे एक ही रोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का पहले नाम अलग था, कुछ जगह अगर करोगे क्वेश्चन तो यहां पर डिप्लोकोकस निमोनिया नाम मिलेगा, तो वो इसी का नाम है, डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये पुराना नाम है, ये नाम बदल के बाद में हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा एक पैथोजन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगला पॉइंट ये लिखो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है जो फेफड़ों को संक्रमित करता है, और फेफड़ों को अंडरलाइन कर लेना। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है जो फेफड़ों को संक्रमित करता है, जो फेफड़ों को संक्रमित करता है, जो फेफड़ों को संक्रमित करता है। ठीक है, किसको संक्रमित करता है? फेफड़ों को। लिखो ट्रांसमिशन। फैलता कैसे है भाई? ट्रांसमिशन भाई श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। ठीक है, लिखो संक्रमण। संक्रमण में लिखो कि फेफड़ों की कोशिकाएं संक्रमित होती हैं। फेफड़ों की कोशिकाएं संक्रमित होती हैं जिनसे फेफड़ों की कोशिकाएं संक्रमित होती हैं जिनसे तरल का स्राव पाया जाता है, जिनसे तरल का स्राव पाया जाता है। फेफड़ों की कोशिकाएं संक्रमित होती हैं जिनसे तरल का स्राव पाया जाता है, जिनसे तरल का स्राव पाया जाता है। अब ये जो तरल है, जैसे कहीं चोट लग जाती तो वहां से बाह्य कोश की तरल निकलता है ना, चाहे वो रक्त के रूप में निकलेगा चाहे पारदर्शी तरल के रूप में मिले। तो ऐसे ही कोशिकाएं जब संक्रमित हुई तो वहां से भी तरल निकलता है, और वो तरल फेफड़ों में ही एकत्रित होता है। तो तरल एकत्रित हुआ इसीलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। तो लिख लो, फेफड़ों में तरल एकत्रण, फेफड़ों में तरल एकत्रण के कारण इसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। फेफड़ों में तरल एकत्रण के कारण इसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। तरल एकत्रण के कारण इसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइड्रोथोरैक्स। इसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। अब यहां पर बात आती है, अगर फेफड़ों में तरल एकत्रित हो जाए तो फेफड़े ना पूरी तरह से फैल पाते हैं ना पूरी तरह से सिकुड़ पाते हैं। अब लक्षण क्या होगा, ध्यान से सुनो। कंजेशन होगा, फेफड़ों में तरल एकत्रित होने से ना पूरी तरह से फूल पाएंगे ना सिकुड़ पाएंगे, तो उस अवस्था को हम कहते हैं कंजेशन। जैसे भीड़ बढ़ जाए तो कंजेस्टेड हो जाता है। मेला वाला देखने गए होगे? नहीं गए हो मेला देखने? हो आए? कितने कितने लोग हो आए भाई मेले में? गए थे? लग गया मेला? हाँ बेटा, पढ़ना लिखना मत, बस मेला घूमो तुम लोग, है ना। अब कौन कौन गया था मेला देखने? ये वाला नहीं, गांव वाला मेला। अभी लगा है मेला। हाँ हम जाते हैं, कोई दिख मत जाना।
हम वहीं बैठे रहते दिन भर, देखे कौन आ रहा है जान पहचान वाला, कहाँ बैठे रहते हैं, ये क्यों बताएं? तो कंजेस्टेड हो जाता है, यानी फेफड़े पूरी तरह से ना फैल पाते हैं ना सिकुड़ पाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण है वो भी कम हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। यही हो रहा था कोरोना में। कोरोना में क्या हो रहा था, कफ बन रहा था, वो कफ फेफड़ों में जम गया था, हाइड्रोथोरैक्स, जिससे कंजेशन हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। अब होता क्या है कि जब फेफड़े ना पूरी तरह से फैल पाते हैं ना पूरी तरह से सिकुड़ पाते हैं, तो फेफड़ों से हृदय में आने वाला रक्त, याद करो, फेफड़ों से हृदय में आने वाला रक्त कम हो जाता है, जो कि ऑक्सीकृत रक्त है। फेफड़ों से हृदय में कौन सा रक्त आता है, ऑक्सीकृत रक्त। तो अगर फेफड़ों में कंजेशन हो गया तो ऑक्सीकृत रक्त आने का जो ऑक्सीकृत रक्त की मात्रा कम हो जाएगी, तो हृदय से जो रक्त पंप होगा शरीर में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम रक्त आएगा तो कम रक्त जाएगा। अब क्या होगा, शरीर से हृदय से पंप होने वाला रक्त अगर कम हो गया तो शरीर को उतना ऑक्सीकृत रक्त नहीं मिल पाएगा जितना उसे मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अरे भाई, फेफड़ों से ऑक्सीकृत, जब फेफड़े हमारे गुब्बारों की तरह होते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं, तो जब अनॉक्सीकृत रक्त आता है, हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, तो उससे एक दबाव बनता है जो ऑक्सीकृत रक्त को कहां भेजता है, यहां से हृदय में भी तो रक्त जाएगा। तो सिकुड़ने की वजह से एक प्रवाह बनता है, अगर न फैल पाएगा न सिकुड़ पाएगा तो जाने वाला रक्त स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो धीमा कम रक्त जाएगा, और हृदय में कम रक्त पहुंचेगा तो हृदय से शरीर में भी कम रक्त पहुंचेगा, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। अगर हृदय आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। किसकी वजह से हुआ, कंजेशन की वजह से। किस रोग में हुआ, निमोनिया में, और इसको बोला जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जो कोरोना में लोग मर रहे थे उसका कारण क्या था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आई बात समझ में? क्योंकि कोरोना भी एक तरह का क्या था, निमोनिया, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था। बोलते थे ना PO2 कम हो रहा है। PO2 सामान्यतः कितना होना चाहिए, 95% से लेकर 100% तक। 95 से कम हो रहा है PO2। अपन ने पढ़ा है श्वसन में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अपन पढ़ेंगे। रक्त में PO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 95 से ऊपर होनी चाहिए। 95 है मतलब कि वो कम है, नहीं तो 99 100 ही नॉर्मल होता है। अब किसी का 90 पहुंच गया, 70 पहुंच गया। 90 मतलब वो खतरे में जा रहा है, 70 मतलब खतरे में पहुंच चुका है। तो इसलिए हमारा सैचुरेशन लेवल 95 से ऊपर रहना चाहिए। अब यही कम हो रहा था तो उसकी वजह से कौन सा रोग, कौन सी अवस्था पाई जा रही थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। याद आया? लिखो क्या लिखा अपन ने पॉइंट, कोपिका में एकत्रित हो जाता है जिसे हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इस कारण फेफड़ों में कंजेशन होता है, इस कारण फेफड़ों में कंजेशन होता है, इस कारण फेफड़ों में कंजेशन होता है, और फेफड़े पूरी तरह से फैल और सिकुड़ नहीं पाते, और फेफड़े पूरी तरह से फैल और सिकुड़ नहीं पाते, फेफड़े पूरी तरह से फैल और सिकुड़ नहीं पाते। अगला पॉइंट, इससे क्या होगा,
ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कमी आती है, लिख लो, ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कमी आती है। रक्त का PO2 लेवल कम हो जाता है, रक्त का PO2 लेवल कम हो जाता है, रक्त का PO2 लेवल कम हो जाता है। ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगला पॉइंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विकसित हो सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विकसित हो सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विकसित हो सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ये याद रखना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस अवस्था में मिलता है? निमोनिया में। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अगला पॉइंट लिखो, अन्य लक्षण। अन्य लक्षण, लिखो श्वसन में तकलीफ। अन्य लक्षण, श्वसन में तकलीफ, बुखार, श्वसन में तकलीफ, बुखार, कपकपी, बुखार, कपकपी, सिरदर्द, सिरदर्द, कफ, सिरदर्द, कफ, अगला पॉइंट। अब इसी के साथ एक पॉइंट और लिखना है, जब ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, ध्यान से सुनना, जब ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो हमारे होंठ और नाखून नीले पड़ने लगते हैं। कैसे? पहले ऐसा है कि पहले ये ग्रे कलर के हो जाते हैं, फिर नीले हो जाते हैं। ऐसा तब भी पाया जाता है जब किसी ने विष का सेवन कर लिया या जहरीला सांप काट लिया, क्योंकि जहर का सेवन करने पर या जहरीले सांप के काटने पर क्या कम होता है? उस समय भी ऐसा होता है, तो नाखून, होठ वगैरह नीले पड़ जाते हैं। इसे साइनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोसिस, जो किसका लक्षण है? PO2 के लेवल कम होने का। तो लिख लो, PO2 के कम होने के कारण, PO2 के कम होने के कारण गंभीर अवस्था में, PO2 के कम होने के कारण गंभीर अवस्था में होंठ तथा नाखून, PO2 के कम होने के कारण गंभीर अवस्था में होंठ तथा नाखून ग्रे और फिर नीले रंग में, ग्रे और फिर नीले रंग में बदल जाते हैं, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोसिस। तो साइनोसिस भी दिखता है निमोनिया में। और कब दिखता है साइनोसिस? जब कोई विषैला पदार्थ शरीर में गया हो और उस विषैले पदार्थ ने रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर दिया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का स्थानांतरण कम हो जाएगा और फिर नाखून और होंठ नीले पड़ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि उसका पूरा होंठ, नाखून या चेहरा नीला पड़ गया है, तो जो सामान्यतः किसी विषैले पदार्थ के शरीर में जाने के कारण पाया जाता है।
और उसे साइनोसिस कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि अब एक लाइन है एनसीईआरटी में लिखी है, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूं कि इसका संक्रमण एक तो श्वसन मार्ग से होता ही है, दूसरा कोई संक्रमित व्यक्ति है वो किसी उपकरण का, किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है और आप भी उस वस्तु का उपयोग कर रहे हो। जैसे अपन सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे थे ना, कोई संक्रमित व्यक्ति है वो कोई पेन यूज कर रहा है या ग्लास यूज कर रहा है या खाना खा रहा है या चम्मच यूज कर रहा है, उससे भी इसका संक्रमण हो ही रहा था, अपन ने देखा ही है। तो लिख लो कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर या उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर या उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु या उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु के उपयोग से भी संक्रमण फैलता है, जैसे ग्लास, चम्मच, पेन इत्यादि। जैसे ग्लास, चम्मच, पेन इत्यादि। ग्लास, चम्मच, पेन इत्यादि। अब अपन क्या करते हैं, पेन लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद रख दिए, दूसरा उठा के उससे या यूज कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, संक्रमण फैलता है। एक ही चम्मच से खीर खाएंगे, एक ही चम्मच से खाने से क्या होता है, हाँ बेटा बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा प्यार है। कितने लोग बढ़ा है, प्यार बढ़ता है, संक्रमण बढ़ता है बे, प्यार वार कुछ नहीं बढ़ता एक चम्मच से खाने से। हाँ, एक ही कोल्ड ड्रिंक ले लो, आधा आधा कर लेंगे, है ना। हाँ, भाईचारा होता वहां, भाईचारा नहीं होता, भाईचारा होता एक ले लो। भाईचारा, अच्छा भाईचारा तो शाम को दिखता है कि शुरू में समझ में आता है कि सबकी ग्लास अलग है, आधे एक घंटे बाद तेरी कौन सी थी मेरी कौन सी थी, अरे ठीक है भाईचारा है, कोई की हो। तुम इसके बारे में बात कर रहे थे क्या, पानी के बारे में बात कर रहे थे, पानी तुम गिलास से पीते हो, रूम में रहते हो घर पे रहते हो, घर में रहते हो तो गिलास होगी, नहीं तो जो रूम में रहते हो उनके रूम में गिलास भी नहीं होती। जो लड़के रूम में रहते हैं ध्यान से सुन लो, उनके रूम में ना कटोरी मिलेगी, ना चम्मच मिलेगी, ना ग्लास मिलेगा। कटोरी का इस्तेमाल वो उसका करते हैं जो घर वाले टिफिन भेजते हैं ना, उस टिफिन का इस्तेमाल वो कटोरी के रूप में करते हैं। कटोरी नहीं होती है, टिफिन का डिब्बा होता है जिसको कटोरी बना के यूज करते हैं। कभी कभी वही गिलास है। और ये और एक थाली होती है, शाम को जब भी अगर मान लो खुद बना रहे हैं, और नहीं तो अगर टिफिन आ रहा है तो सब टिफिन वही कटोरी है, और ग्लास नहीं होती, बोतल लिया। फिर वो घर जाते हैं ना,
तो वो घर घर जाके भी वो गिलास यूज नहीं करते, आदत पड़ी होती है बोतल से पानी। तो घर वाले कहते हैं भाई गिलास यूज कर ले, तो उनको समझ में आता है बिना गिलास के तो जीवन चल सकता है ना, गिलास क्यों बनाई गई है। ग्लास का केवल एक ही उपयोग है, वही है जो तुम समझ रहे हो, बाकी बिना ग्लास के जीवन चल सकता है। घर उसके, लेकिन उसके बिना नहीं चल सकता। और जब मान लो अगर खुद रूम पे खाना बना रहे हैं, इधर दाल, इधर सब्जी, इधर चावल, बीच में तैरता हुआ अचार, अचार के ऊपर सलाद और प्याज, खीरा, टमाटर, वही सलाद और क्या। और रोटी भी अगर खाते हो तो चावल के ऊपर ऐसी तह की हुई रोटी। और नहीं तो कहीं हॉस्टल से ना वो 4 खाने वाली थाली मार लाते हैं। कहीं मेस वेस में गए रहते हैं तो ऐसी एक थाली रहती गोल सी, उसमें 4 खाने बने रहते, तो कटोरी का सिस्टम खत्म, धुलने में आसान है। सही बात है। तो ये हो गया, लिख लो ट्रीटमेंट, उपचार, सूटेबल एंटीबायोटिक्स। उपचार सूटेबल एंटीबायोटिक्स। नहीं, लड़कों के केस में तो हमको अनुभव है तो हम बता सकते हैं, बाकियों का नहीं पता। जैसे हम बता रहे हैं, लड़कों के यहाँ पे ना तौलिया एक ही होती है। अब सुनो, टॉवेल को लेकर बात कर लेते। लड़कियों के पास 4 तरह की टॉवेल होती है। फेस टॉवेल अलग, हैंड टॉवेल अलग, और 2 स्पेयर में रखे रहते हैं। तो हर सबका अलग होता है, यानी लड़कियों के पास, एक लड़की के पास 4 टॉवेल होते हैं, लड़कों में 4 लड़कों में 1 टॉवेल होती है। ठीक है। और लड़कों की टॉवेल ऐसी होती है उसको मोड़ो तो टूट जाएगी, कैसे टूट जाएगी, 2 टुकड़े, तो वो उसको मोड़ते भी नहीं है। और लड़कों का रूम तब साफ होता है जब पिताजी आने वाले होते हैं, तभी साफ होता है। अच्छा, आने वाले हैं क्या, और साफ केवल इतना होता है कि पिताजी को आपत्ति न लगे, बस झाड़ू लगे, हाँ हो गया बस। साफ सफाई, अच्छा निजी अनुभव से बता रहा हूं, लड़कों को जो बहुत साफ लगता है वो लड़कियों को बहुत गंदा लगता है। और लड़कियों की सफाई का जो पैमाना है वो लड़कों की डिक्शनरी में है ही नहीं। हाँ, तो वो पैमाना जैसे घर में है, घर में गए और अब घर जाते हैं तो मम्मी ने बोला कि अब अभी तो खैर थी, अभी बोल देते झाड़ू लगा दो, ठीक है, झाड़ू लिया अपन ने, गार्डन वार्डन लगा दिया अपन ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से। अब वो आपको साफ नहीं लग रहा है तो उसमें हम क्या करें यार। अब हम कितना भी अच्छे साफ कर दे, मम्मी को वो साफ नहीं लगता, वो कहती इतना तो गंदा पड़ा है। हम कहते हैं सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है और गंदगी भी देखने वाले की आंख में होती है। मुझको वो साफ दिख रहा है तो वो साफ है, आपको गंदा दिख रहा है तो गंदा है। एक व्यक्ति की सफाई दूसरे व्यक्ति के लिए गंदगी हो सकती है, ये व्यक्तिगत मतलब पैरामीटर होता है, सबका अलग अलग पैरामीटर होता है। अब जैसे कपड़े तुम लोग पहन के आते हो, टी शर्ट या शर्ट, जो भी, विद्यार्थी जीवन में सामान्यतः एक शर्ट या एक टी शर्ट 3 दिन पहनते, सामान्यतः हम पहनते थे 3 दिन। कॉलर धुल दो तो 7 दिन पहन सकते हैं, पूरी शर्ट नहीं धुली जाती।
कॉलर, आस्तीन, बस ऐसे। शर्ट 7 दिन में धुलती है, कॉलर 3 दिन में धुलता है। सही बात ना? हाँ। कपड़े धुलना लड़कों के लिए पहाड़ का काम होता है, जो संडे संडे होता है। और सुनो, उस शनिवार को रात को कपड़े भिगो देते हैं, सुबह धुलेंगे और सुबह घूमने चले जाते हैं। और मंडे को उनको याद आता है, ओ भी यार कपड़े भिगोए थे। और तब तक नीला शर्ट का और लाल और सफेद शर्ट का रंग मिक्स हो चुका होता है। फिर वो सफेद शर्ट निकालते हैं जो गुलाबी हो चुकी होती है, और लाल शर्ट पे नीले धब्बे पड़ चुके होते हैं। फिर उनको समझ में आता है नया फैशन है, चलने। बहुत भारी काम है यार, ये सब जीवन का संघर्ष है ना, एकदम यही संघर्ष है। तुम लोग के साथ भी ऐसा है क्या? लड़कियों के साथ, लड़कियों को बहुत सुविधाएं मिलती है भाई, घर वाले बहुत सुविधा देते हैं। हॉस्टल में वॉशिंग मशीन मिलती है। तुम्हारा बेटा अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, लड़कियों को हॉस्टल में वॉशिंग मशीन मिलती है, और लड़के तुम लोग भविष्य के वॉशिंग मशीन हो। ठीक है, ये बात समझो, अभी प्रैक्टिस हो रही तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया आज के लिए? हाँ ठीक है यार, एक आध आराम से चलो। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा समझ में आ रहा है? चलो बस आज के लिए काफी है। जो कैमरे फिल्म मैं नहीं करना चाह रहा था,